इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इस वक्त सबकी निगाहें तेलंगाना पे लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लगातार तेलंगाना में थे और आज नहीं बल्कि कल भी उन्होंने तेलंगाना में धुआंधार पार्टी के लिए प्रचार किया। हालांकि तेलंगाना में मुख्य मुकाबला ऐसा माना जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के बीच में है। लेकिन प्रधानमंत्री की सभाओं ने वहां जो भीड़ जुटाई है उससे कहीं ना कहीं माहौल में कुछ गर्मी और बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यह भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार पहली बार तेलंगाना में आ रही है। लेकिन बड़ी बात क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में प्रचार के दौरान इंडिया अलायंस पर जोरदार प्रहार किया। तेलंगाना में प्रचार और गठबंधन पर प्रहार, मेरा आज दो टूक का विषय यही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तेलंगाना में प्रचार किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 राज्य, निशाना आप समझ सकते हैं किस तरफ था। उन्होंने कहा कि 3 राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, कहा कि इन तीनों राज्यों में इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन का सफाया हो रहा है। कांग्रेस बुरी तरह से हारने जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री का दावा जो है, इसका जो परिणाम है, इसका ये किस दावे में कितना दम है, इसका फैसला तो 3 तारीख को होगा। 3 तारीख को जब चुनाव नतीजे आएंगे। लेकिन एक बात ये अभी जो है इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है कि 3 राज्यों के साथ साथ तेलंगाना के भी जब चुनाव नतीजे आएंगे और अगर जो प्रधानमंत्री का दावा है, अगर वो दावा सही हुआ तो फिर इंडी गठबंधन के भविष्य का क्या होगा। सवाल यह भी है कि अगर यह दावा सही नहीं भी हुआ और अगर जो चुनाव नतीजे आते हैं वो कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत उलट भी रहते हैं, तो भी इंडी गठबंधन का क्या अंजाम होगा। क्योंकि 24 की लड़ाई अब बहुत दूर नहीं रह गई है। और इसी संदर्भ में आज दो टूक में हम चर्चा करेंगे और दो टूक में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तेलंगाना में जो प्रचार हो रहा है, इंडी गठबंधन पर जो प्रहार हो रहा है, उसके क्या मायने हैं और इंडी गठबंधन का 24 की लड़ाई के लिए दरअसल क्या कुछ संभावनाएं जो हैं वो देखी जा रही हैं। इन सब पे चर्चा होगी। लेकिन कुछ और अहम बिंदु भी हैं, मैं वो आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी, उन सब पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में किस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी मुझे 3 राज्यों में चुनाव में जाने का मौका मिला। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों में मतदान हो गया है और मैंने तीनों राज्यों में देखा है कि इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन साफ हो जाएगी, साफ। वहां की महिलाएं, वहां के किसान, वहां के जवान कांग्रेस पार्टी को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाले हैं। मैं बीसी सम्मेलन में हैदराबाद आया था, मैं मादिगा सम्मेलन में आया था और 2 दिन से मैं जा रहा हूं। मैं साफ देख रहा हूं कि बीआरएस कांग्रेस दोनों को तेलंगाना विदाई दे रहा है।
तो प्रधानमंत्री के दावे आपने सुने। वो कह रहे हैं कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों को तेलंगाना विदाई दे रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री का जोरदार अभियान चल रहा है और आज उनका रोड शो भी वहां पर हुआ और रोड शो में भी भारी तादाद में लोग जुटे थे। तेलंगाना में क्या ये किसी राजनीतिक बदलाव का संकेत है? इसको समझने में अभी वक्त लगेगा। अभी चुनाव भी जो है कुछ दिन और है, कुछ दिन क्या, ज़्यादा दिन नहीं, बल्कि कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तेलंगाना में। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी जो है प्रचार कर रही हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात तेलंगाना में जो दिखाई दी वो ये कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हैं तेलंगाना में, जहां कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी की हवा निकल गई। वहां पर प्रधानमंत्री की सभाओं में भारी भीड़ जुट रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं को लोग सुनना नहीं चाह रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं आपको दिखाता हूं अभी दृश्य। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि अगर आपको सुनना नहीं है तो बाहर निकल जाएं। तो जरा देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री की सभाओं में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, लोगों का प्यार उमड़ रहा है और कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी चुनावी सभाओं में यह कहना पड़ रहा है कि सुनना है तो सुनो, नहीं तो बाहर निकल जाओ। देखिए जरा। मैं कब से देख रहा हूं ये बच्ची तिरंगा झंडा लेकर के ऐसे देखिए वो भारत माता बन के आई है। वाह वाह वाह। देखिए हर नौजवान को प्रेरणा दे रही है बच्ची। शाबाश शाबाश बेटे, नमस्ते नमस्ते। चुप हटो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपनी जगह के जाओ। कांग्रेस का एक नेता बोल रहा है और आपके मुंह में जो आ रहा है वो बके जा रहे हो। कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे। इससे पहले कम से कम मैंने तो अपनी जिंदगी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभाओं में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा हश्र आज तक शायद कभी नहीं देखा। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आप सोशल मीडिया पर जाएंगे ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे की ये कोई पहली और आखिरी रील नहीं है। आखिरी और पहली और आखिरी उनकी ये दरअसल क्लिप नहीं है। ऐसी ढेर सारी आपको क्लिप मिलेंगी जहां लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनना नहीं चाह रहे और मल्लिकार्जुन खड़गे को चिल्ला के कहना पड़ रहा है कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मुझे सुनिए, और नहीं सुन सकते तो बाहर निकल जाइए। यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे को मंच पे बैठे कांग्रेस नेताओं को कहना पड़ रहा है कि भाई मैं बोल रहा हूं, आप चुप रहिए। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा अंजाम, ऐसा हश्र हमने आज तक नहीं देखा। दूसरी तरफ राहुल गांधी, वो भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं तेलंगाना में और उनकी मोहब्बत की दुकान जो है तेलंगाना में जल्दी खुलने जा रही है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी तेलंगाना की अपने चुनाव प्रचार में, अपनी चुनावी सभाओं में ये कह रहे हैं कि तेलंगाना में अब मोहब्बत की दुकान खुल रही है और उसके बाद 24 में दिल्ली में, केंद्र में भी मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी की खुल जाएगी। लेकिन राहुल गांधी की मोहब्बत की उस दुकान से टीएमसी का क्या सामान निकल रहा है वो भी जरा देखिए और सुनिए। देश में नरेंद्र मोदी ने नफरत और हिंसा फैला रखी है। ये देश को कमजोर करता है, देश कमजोर होता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं हम। इसीलिए आपकी जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है। पहले तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान, उसके बाद दिल्ली में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये भाईचारे का देश है, नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत का देश है और यहाँ मोहब्बत होनी चाहिए, नफरत नहीं। Just because our learned Prime Minister went to that that stadium, India got defeated in the final. Now the job has been done by Narendra Modi. I am afraid that in no time
this particular craft gets crashed. तो सुना आपने इंडी गठबंधन के अलायंस राहुल गांधी के सहयोगी टीएमसी के नेता शांतनु सेन कह रहे हैं कि उन्हें अब लगता है क्योंकि तेजस विमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ लिए हैं तो अब तेजस विमान का क्रैश हो सकता है। शर्मनाक बयान है, शर्मनाक बयान है। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो पूरी तरह से भारत में बना, जिसके 50% पुर्जे भारत में बने हुए हैं, भारत के डिजाइन और भारत की क्षमता, भारत की उद्यमशीलता का प्रतीक जो तेजस है, उसके क्रैश करने की बद्दुआ मांग रहे हैं शांतनु सेन, टीएमसी ममता बनर्जी के नेता। और यह मोहब्बत की दुकान का सामान है जो मोहब्बत की दुकान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी खोल के बैठे हैं। यही है मोहब्बत की दुकान, यही है इंडिया अलायंस, यही है इंडिया गठबंधन, जहां यह मोहब्बत की दुकान खुली है। लेकिन ये मोहब्बत की दुकान है कैसी, जहां पर आपस में भी एक दूसरे के लिए लगातार जो हैं जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो अपने आप में शर्मनाक हैं। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आज का सवाल, क्योंकि आज मुद्दा यही है, तेलंगाना से प्रचार तो फिर गठबंधन पर प्रहार। और मेरा आज का सवाल, प्रहार तकरार चुनाव नतीजों के बाद इंडी गठबंधन की कितनी बचेगी धार। जी हां, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं, अगर ये दावे में दम है तो फिर इंडी गठबंधन में प्रहार और तकरार पहले ही हो चुकी है। प्रहार तकरार चुनाव नतीजों के बाद इंडी गठबंधन की कितनी बचेगी धार, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी से धनंजय गिरी जुड़े हैं, संतोष कुमार मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। मेरे साथ इसके अलावा अब्बास हैदर जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अब्बास हैदर। और मेरे साथ स्टूडियो में अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ जो हैं वो पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत धनंजय गिरी आपसे ही कर लेता हूं। धनंजय गिरी, ठीक है, चुनावी सभाओं में सभी पार्टियां बड़े बड़े बोलती हैं और वो उसमें बीजेपी या कोई और नेता जो है वो उनका कोई अलग रवैया नहीं है, सभी लोग दावे करते हैं। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये कह रहे हैं कि तीनों जगह कांग्रेस हार रही है, सफाया हो रहा है। लेकिन कम से कम इस दावे को लेकर के राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो इसे मानने को तैयार नहीं है। अभी ऐसा लग रहा है कि जिन 3 राज्यों की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं वहां मामला बराबरी पर है, किसी भी ओर जा सकता है। अगर ऐसा है तो क्या ये तेलंगाना के वोटों को प्रभावित करने की कोशिश है, या फिर इंडिया अलायंस के अंदर इस चुनाव प्रचार के दौरान जो दरअसल विरोधाभास आ गए उनको चौड़ा करने की तेलंगाना में कोशिश है? अशोक जी, देखिए, आज के जो चुनाव हो रहे हैं, एमपी के मन में, राजस्थान के रण में और छत्तीसगढ़ के क्षण क्षण में एक ही शब्द गुंजायमान है, वो मोदी मोदी मोदी। आप इंडी गठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, इंडी गठबंधन की बचेगी धार आपका सवाल था, इंडी गठबंधन ने खुद को कर लिया है तार तार। आप देखिए, हम लोग तो भाई चित्रकूट के लोग हैं, तो चित्रकूट जानते हैं, ये चिरकुट शब्द का प्रयोग आया, उसमें किसी ने किसी को छुट भैया नेता बताया। वी ड्यू रिगार्ड, सब बड़े नेता है, लेकिन किसी को कोई छुट भैया बता रहा है, किसी को कोई चिरकुट बता रहा है, ये कह रहे हैं। और कैसी पॉलिसी है, आप कह रहे हैं कि प्रदेश में लड़ेंगे जंग और देश में दिखेंगे संग संग। ये रंग ढंग देख करके जनता है दंग कि इस गठबंधन के संग कैसे करे कोई व्यवहार। और जो आपने अभी दिखाया, आपकी कार्यक्रम में मैंने देखा, जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए नहीं कोई तैयार है। और कर्नाटक की जो बात अभी आप दिखा रहे थे, कर रहे थे, कर्नाटक जो चंदन के शहर में जो कांग्रेस की राजनीतिक जो प्रदूषण फैला हुआ है, उसमें 4 कंधों पे कांग्रेस क्वालिटी हुई है। जिस तरह से वहां सब नई नई तैयारियां चल रही है, अलग गुट बन रहे हैं। और जो इंडी गठबंधन के गुट है उनकी तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के भीतर कितने गुट, जहां कांग्रेस अभी हाल में सत्ता में आई है वहां उसमें कितने गुट पैदा हो गए हैं। तो देश की जनता ये जान रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ इस देश के अगड़ों की आंख में, पिछड़ों के प्राण में, दलितों के दिल में, वंचितों के प्राण में नरेंद्र मोदी समाये हुए हैं। क्यों? क्योंकि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, उनके लिए कोई किताबी बातें नहीं है, भोगा हुआ यथार्थ है। और राष्ट्र को जिस गति से, जिस गतिमान और प्रगतिमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है,
उससे देश की जनता का मन बना लिया, मूड बन चुका है। धनंजय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के मामले में इसमें कोई दो राय नहीं, उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। तेलंगाना में भी उनकी सभाओं में जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, उसमें उसका कोई जवाब नहीं है। वो अपने आप में बहुत देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सभाओं में लोग जुट जाते हैं, वोट दे देते हैं सभी, ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि लोग जिन बाकी राज्यों की 3 राज्यों की बात कर रहे हैं, वहाँ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भले ही संतुष्ट हों, उनके काम से भले ही संतुष्ट हों, लेकिन स्थानीय विधायकों से और बाकी जो लोकल फैक्टर हैं वो भी बीजेपी के खिलाफ हैं, इसे भूलिए नहीं। उन सब पर मैं लेकिन बात करूँ उससे पहले जो है, आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा का जिक्र किया, इसमें कोई दो राय नहीं जो आप बात कर रहे हैं, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। क्योंकि ये जो क्लिप मैंने दिखाई है अपने आप में बड़ी शर्मनाक है कि इस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, एक मिनट रुकिएगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये हश्र हो रहा है कि उनको अपनी सभाओं में कहना पड़ रहा है कि भाई सुनो मुझे, नहीं तो दफा हो जाओ, बाहर भाग जाओ। तो मेरे साथ संतोष कुमार जी। संतोष जी, आपने कभी देखा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह से हश्र हो, उसको इस तरह से अपनी सभाओं में लोगों को या तो कभी हाथ जोड़कर या फिर कभी डांट डपट कर ये कहना पड़े कि भाई मुझे सुनो, मैं कांग्रेस का नेता हूं, मैं कांग्रेस कार्य समिति का सर्वा हूं, उसके बावजूद मुझे नहीं सुन रहे लोग, क्यों नहीं सुन रहे, ऐसा कहना पड़ रहा है? सर, बहुत बार कोई पार्टी का जो मीटिंग होता है या उस तरह का, तो कुछ भीड़ ऐसे आ जाते हैं जो दूसरे दल के होते हैं और उस भीड़ में घुस जाते हैं। तो सार्वजनिक मीटिंग में पता नहीं चल पाता है कि किस पार्टी के कुछ गुट आ गए और वो लोग आके वोटिंग करते हैं, और मल्लिकार्जुन क्या बोलते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है, आप अगर कांग्रेस पार्टी का भाषण सुने, उनका एजेंडा देखें, सर उनका भाषण तो पब्लिक नहीं सुन रही, उनके नेता नहीं सुन रहे, हम कैसे सुनेंगे मुझे बताइए। और अभी आपने कहा ना कि घुसपैठ दूसरे सभाओं में दूसरे पार्टियों के लोग आ जाते हैं, तो आपके तो राहुल गांधी जी सुनिए, राहुल गांधी जी तो ये कह चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी के लोग हैं, तो उसका इलाज हम क्या कर सकते हैं? अगर कांग्रेस की सभाओं में बाहर से लोग आ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी में दूसरी जगह से लोग आ जाते हैं, पार्टी तो आपकी है, अगर आप लोग नहीं संभाल पा रहे तो कोई क्या करेगा भाई? सर, आप हमेशा एक गलत ट्रैक पे आप बात करते हैं। मैं गलत कौन सा ट्रैक, आप बताइए, मैंने कौन सा गलत ट्रैक पकड़ा? पर्सनल मीटिंग नहीं है, सार्वजनिक है तो सार्वजनिक में कोई भाषण सुनने आ सकता है, कोई आके डिस्टर्ब कर देता है। अरे कोई सुन तो नहीं रहा भाषण, वही तो मैं कह रहा हूं। नहीं, जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, राहुल गांधी का देखिए या उनका देखिए, और असली बात को आप गोल कर देते हैं। असली बात यह है कि कांग्रेस तीनों राज्यों में शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे नहीं, एक मिनट रुकिए, असली नहीं असली बात सुनिए, एक मिनट संतोष जी, अरे संतोष जी एक मिनट सुनिए, आप शिक्षा, सुनिए संतोष जी मेरी बात सुनिए, शिक्षा स्वास्थ्य वो सारे मुद्दे आपके हैं, आपके प्रचार में आपने गारंटियां दी, वो सब आपके घोषणा पत्र में आ गया, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। एक मिनट रुकिए, प्रधानमंत्री 5 लाख का बोलते हैं कि हम देंगे। अरे आप फिर आ गए, मैं आप कह रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टी क्या बोल रही है, पार्टी का ये मंच में पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के लिए नहीं, मैंने कहा चुनाव घोषणा पत्र अगर मैं अभी खोल दूं, दरवाजा खोल दूं सबको, तो आप सब लोग 15-15 मिनट अपने चुनाव घोषणा पत्र बोल सकते हैं। मैं यहां मैं एक मिनट, नहीं मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मेरा सवाल जो है उसका जवाब दीजिए ना। मेरा सवाल ए है तो बी पे मत चाहिए, केमिस्ट्री के पेपर में बायोलॉजी का जवाब मत दीजिए, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा राहुल गांधी को सुन लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लीजिए, मैंने नहीं कहा कि राहुल गांधी को लोग नहीं सुन रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी को लोग सुन रहे हैं, मैं नहीं कहता राहुल गांधी को नहीं सुन रहे हैं, मैं यही तो सवाल उठा रहा हूं। मेरा सवाल सुनिए, सवाल पूरा नहीं हुआ, जवाब देना शुरू कर दिया, इसलिए आप लोग गलत जवाब दे देते हैं, सवाल पूरा नहीं सुनते। मेरा सवाल पहले सुनिए, मैंने कभी नहीं कहा राहुल गांधी को लोग सुन रहे, मैं तो आपको दिखा रहा हूं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं तो क्लिप दिखा रहा हूं मल्लिकार्जुन। और मैं फिर कह रहा हूं, सवाल राहुल गांधी का नहीं है, कांग्रेस में कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष का ऐसा हश्र आज तक नहीं हुआ जो मल्लिकार्जुन खड़गे का हो रहा है। आपको उस भीड़ का आलोचना करना चाहिए जो आके वहां हुटिंग कर रहा है। आप इतने बड़े नेता का भाषण सुनने आते हैं, क्यों आते हैं? आपको सुनना नहीं है तो आइए मत। सर भीड़ आप जबरदस्ती जुटाएंगे तो ऐसे ही होगा, जब जो जबरी भीड़ जुटाई जाती है,
जो जबरी भीड़ जुटाई जाती है वो सुनती थोड़ी है। सर किस पार्टी में नहीं, मोदी जी का भीड़ कैसे आता अरे तो होगा? मोदी ये जी की बताइए भीड़, ना। लेकिन मोदी जी को कहना नहीं पड़ता ना कि मुझे सुन लो। आपको अगर डिबेट करना है तो दोनों के विचारधारा पे डिबेट कीजिए। विचारधारा, कि कांग्रेस अरे का विचारधारा अरे क्या है अगर आपको पब्लिक और नहीं मोदी सुन रही, जी का एक मिनट विचारधारा सुनिए। क्या है? नहीं विचारधारा पे अगर मैं विचारधारा पे भी डिबेट कर लूंगा, मुझे कहने में कोई, सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं संतोष जी सुनिए मेरी बात सुनिए। जिस दिन मेरी डिबेट विचारधारा पे होगी, मैं विचारधारा पे भी कर लूंगा। मैंने आज जो क्लिप दिखाई, मैं आज उस पर डिबेट करना चाहता हूं, उस पर क्या। अच्छा सुनिए एक मिनट, आप विचारधारा पे डिबेट करना चाहते हैं ना। टीएमसी आपका गठबंधन का हिस्सा है? टीएमसी है? टीएमसी आप फिर वही बात। अब सुनिए, अब मैं आपकी विचारधारा पे बात कर रहा हूं तो आप विचारधारा पे बात नहीं करना। टीएमसी आपका गठबंधन का हिस्सा है? हिंदुस्तान के विविधता को आप नहीं जानते? टीएमसी, अरे विविधता ही तो मैं बात कर रहा हूं आपकी। टीएमसी गठबंधन का हिस्सा है ना? बिल्कुल है। तो फिर ये कौन सी, फिर मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोले हैं और टीएमसी के नेता भारतीय वायुसेना के जहाजों के क्रैश होने की दुआ मांग रहे हैं। अब इसको कौन सी मोहब्बत की दुआ, ये कौन सी विचारधारा हुई? ये जो भी दुआ मांग रहा है वो बिल्कुल गलत विचार है और उसका विरोध होना चाहिए। एक बात आप जान जाइए, आपके घर परिवार में 5 लोग हैं तो कोई अगर बच्चा गलती करता है तो उसका विरोध कीजिए। तो आपने कहां विरोध किया? कहां विरोध किया? कांग्रेस में किसी ने बोला? कांग्रेस में किसी ने बोला टीएमसी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए? कहां विरोध किया? कांग्रेस अपने ऊपर टिप्पणी करेगा, जब उससे कोई पूछेगा तो कांग्रेस के लोग जवाब देंगे। कांग्रेस के लोग तो जवाब ही नहीं देते। कांग्रेस के किसी से, कांग्रेस के लोग तो, कांग्रेस के किसी नेता से पूछा? अरे सर मेरे तो सवालों से ही भाग जाते हैं कांग्रेस के नेता, इसीलिए आप समर्थक बैठा रखे मैंने। मेरे तो सवालों से मेरा तो बहिष्कार इसलिए कर दिया क्योंकि मैं ऐसे सीधे सवाल पूछता हूं। आप सीधा सवाल नहीं पूछते। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि ये मोहब्बत की दुकान है जहां भारतीय वायुसेना के जहाज को क्रैश करने के लिए दुआ मांगी जाती है। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। चलिए मैं अब्बास हैदर से पूछ लेता हूं। नहीं आप सीधा सवाल, आप जवाब नहीं दे। मैं अब्बास हैदर, क्या आपको लगता है इस तरह के बयान देना सही है कि ये विमान क्रैश हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बैठ गए? जब प्रधानमंत्री अब्बास हैदर जी बोलिए। मैं भाग्यशाली आदमी हूँ देश के लिए, तो आपको कोई अब्बास हैदर बोलिए। आपको भाग्यशाली तो मैं बोलूं संतोष जी, मेरा सवाल ये नहीं है। मुझे लगता है कि किसी ने तंज में, सार्काज्म में इस प्रकार की बाइट दी है। मुझे लगता है उसको उद्देश्य समझना चाहिए। कोई भी देश का नागरिक इस प्रकार की दुर्भावना और इस प्रकार की सोच नहीं रखता है। मुझे नहीं लगता आपको विपक्ष की क्या समस्या है, लेकिन मुझे लगता है उनके बयान को इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। सर मैं वही उनके बयान को कैसे देखा जाना चाहिए? उनका बयान तो गलत है ना, आप ये मानते हैं अब्बास हैदर जी? मैं देखिए, मैं टीएमसी का प्रवक्ता हूँ नहीं। आप मुझसे समाजवादी पार्टी के बारे में सवाल पूछे तो मैं बता सकता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी पे भी आऊंगा सर, मैं समाजवादी। संतोष जी रुक जाइए, संतोष जी रुक जाइए, संतोष जी रुक जाइए, संतोष जी रुक जाइए। आपसे सवाल नहीं पूछ रहा मैं, आपका पूछूं तो आइएगा। अरे भाई इनको शांत कराइए प्लीज। अब्बास जी ये बयान आपको गलत, मैं बिल्कुल ठीक है, ये बयान जो है ये समाजवादी पार्टी का नहीं है, लेकिन आप भी उसी गठबंधन का हिस्सा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्या किसी को इस तरह के बयान देने चाहिए कि विमान जो है वो ये क्रैश कर, भाव कुछ भी हो आप सॉरी, मैं आपकी बात से एक हद तक सहमत हूं कि इस प्रकार के अनावश्यक बयान नहीं देने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जो भावना है उसको भी समझना चाहिए। कोई भी दुर्भावनापूर्ण बयान नहीं दिया गया, ये बात भी हमको कहीं ना कहीं समझनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है आवेश में आकर के इस प्रकार की बात कही गई है, जिसको मुझे लगता है हमें मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल जो है देश में एक खड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी को आज देश की जनता बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है, और मुझे लगता है 5 दिन का और समय बचा है 3 तारीख में, और आने वाली 3 तारीख में हम लोग साफ देख पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में चुनाव बुरी तरीके से हार रही है। आज प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे थे, इससे पहले उन्होंने कर्नाटक में भी रोड शो किया, हिमाचल प्रदेश में भी रोड शो किया, इससे ज्यादा भीड़ आई थी, लेकिन नतीजे क्या हुए वो हम सब जानते हैं। इसी तरह से मुझे लगता है तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, और मुझे आपने अभी ठीक बात कही कि पढ़े लिखे को फारसी का, तो 3 तारीख में थोड़ा ही समय है, मुझे लगता है नतीजे स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक बात है, वो तो मैं मानता हूं नतीजे स्पष्ट करेंगे, और 3 तारीख को किसका सुपड़ा साफ होगा, कौन क्या होगा, वो बात ठीक है आपकी बात।
वो तो हमको उसका इंतजार करना पड़ेगा और अपने अपने दावे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बीजेपी अपने दावे करेगी, बाकी पार्टी अपने दावे करेंगी। लेकिन अवधेश जी, क्या ये बयान इतना ही आसान था जितना क्या इसको अब्बास जी ने कहा भाई इस तरह के बयान नहीं देने, लेकिन उनकी भावनाएं समझनी चाहिए। कौन सी भावनाएं जो इसमें मुझे लगता है समझनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट जो है भारत तेजस जो है वो क्रैश कर जाए? इसमें कौन सी भावनाएं जो मैं शांतनु सेन जी की नहीं समझ पा रहा हूं, जो बाकी लोग समझ पा रहे हैं? अशोक जी, कमलनाथ जी ने कहा अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश को, और अजय राय जी ने कहा कि जो आदमी अपने पिता का नहीं हुआ वो किसका होगा। उसके बाद अखिलेश जी को भी तो यही कहना चाहिए था ना कि गुस्से में भावनाएं समझनी चाहिए। उन्होंने जरा क्रोध में आके, गुस्से में आके कुछ बोल दिया था, फिर चिरकुट नेता से न सुनवाए और क्या क्या आया। दोनों चीजों में बहुत फर्क है, दोनों चीजों कोई मिला नहीं है। आप कहाँ की बात मिला रहे हैं? अब्बास जी, उसमें तो किसी ने कहा भी नहीं था, अखिलेश जी के मृत्यु की भी बात नहीं। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि वो आदमी अगर सुनिए इससे शर्मनाक, सुनिए, अरे सुनिए अब्बास जी, अरे अब्बास जी, मैं राजनीति को 4 दशक से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इतना भाई मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये बात भी मैंने भी कही कि भाई इस प्रकार के अनर्गल अनाप शनाप नहीं है। कुछ भी जब हम बोलते हैं तो उसके पीछे हमारी सोच होती है जो हमारे लिए शब्द बन के बाहर निकलती है। ऐसे नहीं होता है कोई चीजें। ये एक आदमी इतनी शांति से पॉज करके बोल रहा है, भाषण में नहीं बोल रहा है, उसके सामने माइक गया है, उसको पहले टाइम लिया गया होगा बाइट लेने के लिए, तो वो सोच करके जब बोल रहा है कि एक वहां बैठा और टीम हार गई, तो अब वो तेजस पर बैठा है तो तेजस भी खत्म क्रैश हो जाएगा। इससे शर्मनाक, इससे गिरा हुआ, इससे ज्यादा नफरती और इससे ज्यादा अमानवीय और मैं समझता हूं गरिमाहीन बयान क्या हो सकता है एक पढ़े लिखे शांतनु उनके जैसे एक वरिष्ठ नेता के लिए? वो कोई छोटे नहीं है। सुनिए संतोष जी, प्रधानमंत्री जी, और सुनिए बताते हैं। अरे भाई, आपकी परेशानी तो ये है भाई, आपने तो बता दिया कि विविधतापूर्ण देश है। सुनिए, संतोष जी कह रहे हैं कि अशोक जी ये विविधतापूर्ण देश है, इसमें मुंडर मतिर भिन्ना है, कोई चुनाव आएगा, कोई कुछ बोल देगा तो उसमें काहे को उस पर आप चर्चा कर रहे हैं? कोई बोल कर चला गया। अच्छा दिलचस्प, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, दोनों रुकिए प्लीज। देखिए दिलचस्प बात क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या हुई। इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि अभी कह रहे हैं कि जी वो तो उनका बयान था, कांग्रेस से पूछिए। एक मिनट, उनका बयान था, कांग्रेस से पूछिए। लेकिन जब अवधेश जी शांतनु सेन के निर्लज्ज बयान की आलोचना कर रहे हैं तो संतोष जी से वो भी सहन नहीं हो रहा। उनको लग रहा है कि उनको वो भी सहन नहीं हो रहा कि शांतनु सेन की आलोचना क्यों हो रही है। ऐसे निर्लज्ज बयान पर भी एक तरफ अब्बास हैदर कह रहे हैं कि गलत बयान है, लेकिन संतोष जी टीएमसी को छूना भी नहीं है, लेकिन टीएमसी का आलोचना हो जाए वो उनको चुप रहे। इनकी आवाज नीचे कीजिए, मैं चिल्ला चिल्ली नहीं करना चाहता। अशोक जी, इनकी आवाज नीचे कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपको संतोष जी के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। उन्होंने बता दिया है कि भैया रैली में तो हर पार्टी के लोग आ जाते हैं, जैसे बीजेपी की रैली में केवल बीजेपी के ही लोग आते होंगे, दूसरे तो प्रधानमंत्री को सुनने जाते नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी के रैली में दूसरे कार्यकर्ता पार्टी के तो जाते नहीं होंगे। अरे भाई, आप ये देखिए ना, मुझे तो 2013 का वो दृश्य दिल्ली का याद आ रहा है। अशोक जी को शायद ध्यान में नहीं रहा कि रहा ही होगा, अभी याद आ जाएगा। जब शीला दीक्षित जी एक मंच पर खड़ी थी दिल्ली में, राहुल जी को आना था और राहुल जी के आने के पहले ही लोग उठ कर जाने लगे और शीला जी मंच से कह रही हैं कि अरे राहुल जी को तो सुन के जाओ। और दिल्ली जब बीजेपी की क्या हालत हो जाएगी, कांग्रेस की क्या हालत हुई हमारे सामने है। तो इस प्रकार के दृश्य बताते हैं कि आप अपने अंदर जितना भी गुमान पाल लीजिए, जनता की नजर में आपकी हैसियत, आपकी छवि, आपके बयान और कार्यक्रमों की क्या हैसियत है, यह स्पष्ट होता है इससे। वो दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता रहे, आखिर वही दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार के दृश्य दूसरी सभाओं में क्या उत्पन्न नहीं करते? दूसरी बात ये भी है, मेरा मूल सवाल ये भी था, मैं ये भी समझने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा राहुल गांधी की सभाओं में हो रहा है, ऐसा प्रियंका गांधी की सभाओं में हो रहा है,
ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है कि उनकी स्वीकार्यता जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्वीकार्यता ना पार्टी में है ना पब्लिक में है। मैं सिर्फ ये पॉइंट रख रहा हूं, इस पॉइंट को समझना चाहिए कि पब्लिक उनका भाषण सुनना नहीं चाहती है, उनको कहना पड़ता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मुझे सुनो। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अगर कांग्रेस का प्रथम परिवार अपने ये सोच रखेगा कि जिसको भी कहीं बैठाना हो वो केवल हम मेरा यस मैन हो, हमारा यस मैन हो, हम जो चाहते हैं उसको ही वो करे और उसी को अभिव्यक्त करे, जो असुरक्षा बोध है प्रथम परिवार के अंदर, उसके ये सारे परिणाम है। और जहां तक मोहब्बत की दुकान का सवाल है अशोक जी, मैंने तो आज तक किसी भी दुकान में प्यार और मोहब्बत बिकते हुए नहीं देखा है। क्या हम मां बहन पत्नी सब किसी दुकान से खरीद के ला सकते हैं? तो एक ऐसी कल्पना है, मतलब ये चारों युगों में ये कल्पना नहीं थी कि किसी दुकान से हम मोहब्बत को खरीद के ले जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी इस समय किस अवस्था में जी रही है, उनके अध्यक्ष की दशा आप देख लीजिए, नेता की सोच देख लीजिए कि मोहब्बत की दुकान बनेगी। और उसमें प्रधानमंत्री के बारे में ये तो कह रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री के बारे में जिस प्रकार के शब्द राहुल जी ने प्रयोग किए हैं, क्या कभी इस देश में किसी प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार के शब्द? मैं इस विषय को आगे, क्योंकि हमने शुरुआत, संतोष जी आऊँगा, मैं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा आपके पास, लेकिन विशेष सवाल जो मैं इस विषय पर ही आऊँगा कि जो दावे हो रहे हैं, और सवाल ये है कि इस दावों के बाद ये जो नतीजे आएंगे, नतीजे क्या होंगे हम में से कोई नहीं जानता, सबके अपने दावे हैं, सबके अपने आकलन हैं, लेकिन इन नतीजों का 24 के चुनाव पर क्या असर होगा? अगर अब्बास हैदर कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, तो उसका असर क्या होगा? और अगर बीजेपी कह रही है कि भैया कांग्रेस और एनडीए गठबंधन जो है वो साफ हो जाएगा, तो उसका अनुमान क्या होगा? पर उससे भी बड़ी बात है, क्या अलायंस ये एक रह पाएगा? कम से कम आज तो इस बात के संकेत नहीं मिल रहे कि ये गठबंधन एक है। मैं आऊंगा इस पर, इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarein-shuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नए भारत को और सशक्त करने में अपना योगदान दें, अपनी भागीदारी निभाएं। अगर आप कोई चैरिटेबल संस्था, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, तो ITR 7 ई फाइल करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अपना ITR 7 30 नवंबर 2023 तक अवश्य ई फाइल करें। अधिक जानकारी के लिए जाएं incometax.gov.in पर। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें
आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में चर्चा कर रहे हैं तेलंगाना में प्रचार, गठबंधन पर प्रहार। जी हाँ, तेलंगाना में इस वक्त प्रचार जोरदार चल रहा है, लेकिन तेलंगाना के अपने प्रचार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन पर प्रहार किया और साफ साफ कहा कि दरअसल ये जो गठबंधन है ये 3 राज्यों के चुनाव में बुरी तरह से हारने जा रहा है। और सवाल ये भी है कि ये हार जीत जो भी होगा नतीजा, उसके बाद इंडी अलायंस के भविष्य का क्या होगा, ये भी सवाल है। इन सब पर चर्चा करें। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय गिरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, संतोष कुमार कांग्रेस समर्थक हैं, अब्बास हैदर जुड़े हुए हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं अब्बास हैदर जी आपके पास आऊँगा, फिर मैं धनंजय गिरी आपका कमेंट लूँ। उससे पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। आज VP सिंह जी को याद किया गया। दिलचस्प बात क्या रही, VP सिंह जी को याद किया गया तो उसमें स्टालिन थे और उसमें जो है और कौन थे, उसमें अखिलेश यादव थे। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, दिलचस्प बात यह है कि स्टालिन कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, लेकिन उनके विज्ञापनों में, उनके कार्यक्रमों में कांग्रेस कहीं नहीं थी। तो ये खिचड़ी क्या पक रही है, ये इंटरेस्टिंग है। ज़रा कुछ दृश्य देख लीजिए और साथ साथ इंडिया अलायंस को लेकर राजभर साहब क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। उसके बाद मैं आता हूं अब्बास हैदर जी आपके पास। इंडिया गठबंधन के बहुत से नेता संपर्क में हैं, कई दल के लोग संपर्क में हैं। हर नेता अपना भविष्य टटोल रहा है और उन नेताओं का सपा में, कांग्रेस में या गठबंधन में भविष्य नहीं दिख रहा है। वो लोग NDA में शामिल होना चाहते हैं। जल्द ही आप लोगों के स्क्रीन पर मिलेंगे। तो एक तरफ दावे हैं, दूसरी तरफ नज़ारे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं क्या मैं नहीं जानता, लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब्बास हैदर जी, सवाल ये है कि स्टालिन साहब सरकार तो चला रहे हैं कांग्रेस के साथ, लेकिन आज हाथ मिलाते दिखे अखिलेश के साथ। ये तीनों ही, चाहे कांग्रेस हो, स्टालिन हो, अखिलेश हो, ये तीनों ही जो है एक गठबंधन का हिस्सा हैं। पर कांग्रेस उस गठबंधन में अखिलेश यादव को सम्मान नहीं देती, अखिलेश यादव कांग्रेस को सम्मान नहीं देते, और इसीलिए स्टालिन और अखिलेश यादव आज हाथ मिलाते दिखते हैं। ये चल क्या रहा है, खिचड़ी क्या पक रही है? देखिए अशोक जी, इसको ऐसे देखना चाहिए कि VP सिंह जी जिन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करी, आज उनकी पुण्यतिथि है और इसी मौके पर उनकी मूर्ति का अनावरण चेन्नई में हुआ, जिसको इस समय देश के सबसे बड़े पिछड़ों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा स्टालिन साहब ने कराया। मुझे लगता है ये स्वागत योग्य कदम है। देखिए आज जो है पूरे देश में जो पिछड़ों की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है, चाहे वो जातिगत जनगणना का विषय हो या पिछड़ों की नौकरी का विषय हो, चाहे भर्तियों में जो है पिछड़ों का अधिकार छीनने का काम किया गया हो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, या आप देखिए जो पिछड़ों की नौकरी है, ग्रुप ए में लगभग 74%, ग्रुप बी में 64%, ग्रुप सी में 60%, जो पद खाली पड़े हुए हैं जो उन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जिनकी आय 8 लाख से कम है प्रतिवर्ष, उनको खाली छोड़ा गया है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में किस प्रकार से पिछड़ों के अधिकार छीनने का काम किया गया, उसके लिए समाजवादी पार्टी पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है। अभी आप इस लड़ाई में कांग्रेस
पिछड़ों की इस लड़ाई में कांग्रेस नजर नहीं आई सर, थोड़ा सा मुझे ये लगा आज। देखिए सीधी सी बात है, हम मानते हैं ये, देखिए सच्चाई है, इतिहास तो बदल नहीं सकता। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन विषयों में साथ रहे हैं, चाहे वो कालेकर कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, भाजपा कांग्रेस साथ में उसका विरोध कर रही थी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो मुझे लगता है स्वागत इतिहास में विश्वास करना होगा। अगर आप इतिहास में जाएंगे, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इतिहास तो ये भी कहता है कि मुलायम सिंह यादव जी ने जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को जो है धोखा दिया था। इतिहास तो ये भी कहता है। नहीं, आज अलग बात है कि उनके साथ उनकी कैसे ये बात आप कह सकते हैं, कैसे ये बात कह सकते हैं आप? पूरी वो सरकार हुई, चुनाव हुआ, धोखा कह दिया राजनीति में। ये मुझे लगता है गलत शब्द आपने इस्तेमाल किया। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार, मुझे लगता है अगर मुलायम सिंह जी ना होते तो नहीं चलती। और निश्चित रूप से देखिए ये आज ये समझने वाला, आज विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का पूरा परिवार अखिलेश जी के साथ में खड़ा था, उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनका पूरा परिवार साथ में था। तो मुझे लगता है इसको इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि पिछड़ों की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश में की है उसका खामियाजा आप ये मानते हैं कांग्रेस? नहीं, मैं तो मेरा मुझे हैरानी अब्बास जी एक पत्रकार होने के नाते, अब्बास जी एक पत्रकार होने के नाते मुझे हैरानी सिर्फ इस बात पे है कि पिछड़ों का दावा तो उधर से जो है ओबीसी और पिछड़ों की बात तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस लड़ाई में आज आज एमके स्टालिन और आज अखिलेश यादव एक साथ दिखते हैं। जहां सरकार है, कांग्रेस सरकार में शामिल है, वहां कांग्रेस नहीं दिखती। तो मुझे हैरानी ये होती है कि ये पिछड़ों की जो वोट है, क्या इस वोट का बंदर बांट है जिसको कांग्रेस और जो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी एक दूसरे से लड़ रहे हैं? तो साफ दिख रहा है कि आप एक दूसरे का वोट बैंक जो है उसको समाजवादी पार्टी के लिए पिछड़े वोट बैंक नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये समाजवादी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी का मूल मंत्र यही है, जो पिछड़े हैं, वंचित है, उनके अधिकारों की लड़ना, उनके अधिकार दिलाना। अगर भाजपा ने उनके अधिकार दिए होते अपने शासनकाल में तो हमारी लड़ाई नहीं थी। ओके धनंजय गिरी, आपने पिछड़ों के अधिकार, ओके 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं अशोक जी, और ये 3 राज्यों की बात कर रहे हैं। 2 राज्य में लड़ाई में नहीं ये मान रहे हैं, मुझे लग रहा है। और आज जिस राज्य की बात कर रहे हैं, हुआ होगा रोड शो तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वहां पे तीसरे नंबर की पार्टी है अशोक जी, भाजपा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जी। मैं एक बात स्पष्ट है, बिल्कुल मैं जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि कौन तीसरे नंबर की पार्टी है और कौन सी पार्टी किन किन राज्यों में कहीं लड़ाई में ही नहीं है। मैं क्या हो तो पूरा देश जानता है। मैं उस डिबेट में आप हमारे लिए कह रहे हैं सर, आपके लिए, अरे भाई मैंने टिप्पणी आपने टिप्पणी की तो मैं सिर्फ टिप्पणी कर रहा हूं। अगर गलत मेरी टिप्पणी है, अगर मेरी टिप्पणी, अरे सर आप मेरी टिप्पणी अगर टेक्निकली गलत है तो बताइए। आप सही कह रहे हैं, बस ठीक है, मेरी टिप्पणी है, मेरी टिप्पणी के बाद मैं आगे मेरी टिप्पणी है, जैसे आपने टिप्पणी करी सर, आपने टिप्पणी करी, आपने टिप्पणी करी, मैंने भी एक पत्रकार होने के नाते टिप्पणी की, बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूं कि मेरी नजर में बीजेपी तेलंगाना में तीसरे नंबर पर है और बहुत सी पार्टी ऐसी है जो चुनाव लड़ रही है जो तीसरे, चौथे, पांचवें कहीं नंबर पे नहीं है। लेकिन बहरहाल आपने जो पिछड़ों की बात की वो मैं बात कर लेता हूं। धनंजय गिरी जी वो कह रहे हैं भाई पिछड़ों का आपने हक नहीं दिया, इसलिए आज वो पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो है आज स्टालिन जी और अखिलेश यादव साथ आए हैं, वो लोग सब साथ आए हैं। लेकिन आप लोगों ने पिछड़ों के लिए किया होता तो उन्हें इस तरह से लड़ना नहीं पड़ता। अशोक जी देखिए, उनके लिए पिछड़ा का मतलब है परिवार, और सिर्फ परिवार से शुरू और परिवार पे खत्म। मुलायम सिंह जी के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश जी से बचे तो डिंपल जी। मैं बहुत सम्मान से की बात सुन रहा था, मेरी बात को सुन लिया जाए प्लीज। तो उनके लिए पिछड़ा मतलब परिवार। अखिलेश जी कहते हैं पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो परिवार का विकास कर सके, परिवार से शुरू और परिवार पे खत्म हो, परिवार से बचे तो किसी को कुछ मिल सके। हमारे लिए, प्रधानमंत्री के लिए देश ही परिवार है। वो कहते हैं कि मेरे परिवारजनों, आज पिछड़े का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है और पिछड़ा कब तक पिछड़ा रहे। आज पिछड़े को विश्वास है कि पहली पंक्ति में लाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि गांव गरीब किसान नौजवान की पीड़ा को उन्होंने भोगा है, उनके लिए भोगा हुआ यथार्थ है, जीवन को उन्होंने इस ढंग से जिया है, देखा है। आज चमकार हो, चाहे स्वर्णकार हो, चाहे विश्वकर्मा की विरासत हो, सबके लिए सबका साथ
आप अशोक जी दुनिया के जितने बड़े विचारक हुए, चाहे मार्क्स हुए, चाहे मिल्सी हुए, चाहे मैक फरस हुए, चाहे प्रोफेसर लास्की हुए, चाहे भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए, बाबा साहब या ज्योतिबा फुले हुए या महात्मा गांधी हुए, जिन लोगों ने जो बातें कही उसका सार तत्व तो नरेंद्र मोदी जी ने समाहित किया। मोदी एक मंत्र है जो आने वाली पीढ़ियां उसमें मंत्रणा करेंगी। उन्होंने क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस समग्रता को लेकर के 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं से तीसरी, क्या ये ओबीसी वोट बैंक की लड़ाई नहीं है? आप भी विकास की बात तो आप भी कर रहे हैं, विकास की बात जो है हैदर जी भी कर रहे हैं, विकास की बात ओबीसी विकास की बात जो है वो कांग्रेस भी कर रही है। तो क्या ये ओबीसी और पिछड़े वोट बैंक की लड़ाई नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री खुद पिछड़े परिवार से आते हैं और पिछड़े का बेटा राष्ट्र का प्रणेता है। ये पिछड़े समाज का हर एक व्यक्ति जानता है। और जो 3 तारीख की बात अभी कर रहे थे, वो चुनावों के 3 तारीख के रिजल्ट में नई राज्यों में 3 में है न 13 में, वो उछल के 3 तारीख की बात कर रहे हैं। अरे अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा, जिन्हें खुद की खबर नहीं खुदा का पता बताते हैं। अरे तुम्हें इलेक्शन देना दो, वो लोग भी 3 तारीख को उछल के गीत गा रहे हैं। अरे अपने प्रदेश में जो आपने किया, आप बुआ बबुआ का गठबंधन बनाए, वहां फेल कर गए। आपने साइकिल पर हाथ की सवारी की, चुनाव के बाद कभी मिलने नहीं गए। और राहुल गांधी ने खुद कहा कि भाई वो क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर उनसे क्या बात करें। आपने उनके बारे में क्या कहा? आपके जो जूता बाजार मची हुई है उसमें कि देश की जनता सब जानती है। इस देश की जनता को आप जो समाजवाद के नाम पर परिवारवाद चला रहे हैं, ये किससे छुपा हुआ है आज के देश में? एक मिनट रुकिएगा, मुझे अवधेश जी के पास जाना है, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा। अवधेश जी, ये जो तस्वीर देखी आज, क्योंकि सुबह भी आज अखबारों में बड़ी बड़ी तस्वीर थी, और सुबह जब अखबारों में तस्वीर दिखी तभी उस तस्वीर में कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। उसमें वीपी सिंह हैं, उसमें अखिलेश यादव हैं, उसमें स्टालिन हैं, कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। और ये तीनों ही कहते हैं कि हम एक गठबंधन में हैं। अगर एक गठबंधन में तो इतना सम्मान क्यों नहीं कि भाई कांग्रेस के नेता की भी एक फोटो छाप देते? और सवाल यह है कि इनके साथ कांग्रेस का नेता आज क्यों नहीं खड़े हुए? तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन के जो बिखराव की शुरुआत है, जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि ये चुनाव के नतीजे जो भी हों, यहाँ से गठबंधन के बिखरने की शुरुआत जो ऑलरेडी हो चुकी है, जिस तरह की बयानबाजी हमने देखी अखिलेश यादव में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, तो क्या ये उस बिखराव को ही आगे बढ़ाता हुआ दृश्य था क्या? देखिए, अगर स्टालिन नीतीश कुमार को बुलाते, लालू यादव को बुलाते इस समय, हाँ, शरद पवार जी को बुलाते, तो समझ में आता कि INDIA गठबंधन के हिस्सा के रूप में बुलाया गया है। इस समय समाजवादी पार्टी अगर इस विधानसभा चुनाव में किसी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर है और बयान दे रही है तो पार्टी कांग्रेस है। दोनों में तनाव की स्थिति है इस चुनाव में लेकर के। अगर स्टालिन उनको वहां बुलाते हैं, और बीपी सिंह का, जो बीपी सिंह कांग्रेस के विरुद्ध अभियान चलाकर, बोफोर्स चलाकर और चले हैं, जिनको प्रथम परिवार हमेशा अपना दुश्मन मानती रही है, उनके तस्वीर वहां लगाए, उनकी मूर्ति वहां लगाई जा रही है, भले वो मंडल के मसीहा माने जा रहे हैं। तो इसके संदेश काफी गहरे हैं। कांग्रेस को इसको गहराई से समझना चाहिए, देश को भी समझना चाहिए। और उस पार्टी का नेता जो कि राज्यपाल को ऐसा अभिभाषण देता है जिसमें भारत की एकता, अखंडता पर प्रश्न चिन्ह होता है, जो तमिल को तो उसको राज्यपाल उस 4 पंक्ति को नहीं पढ़ते हैं, उसके कारण हंगामा होता है। तो ये तो विचार का विषय है। दूसरी बात जो इस देश को ध्यान में रखने की है, बीपी सिंह के विरुद्ध देवीलाल के साथ विद्रोह करने वाले में मुलायम सिंह यादव भी शामिल थे। मुलायम सिंह यादव देवीलाल के साथ गए थे और जनता दल की पहली टूट उत्तर प्रदेश में हुई और समाजवादी पार्टी अक्टूबर 1992 में बनी थी। वो बीपी सिंह, और उस समय का बयान देखिए, मैंने उसको कवर किया, उसको लिखा उस घटना के बाद। तो मुलायम सिंह ने कभी बीपी सिंह को उस रूप में महत्व दिया ही नहीं। लेकिन आज तो हमारे राजनीति में कुछ भी हो सकता है ना, कोई किसी से मिल सकता है, कोई कुछ भी। विपक्ष नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जो एक लंबे समय से बहुत सारे लोगों के अंदर एक घृणा का, नफरत का भाव रहा है, उसको देखना पसंद नहीं करो। वो सत्ता में इतने दिनों से है तो उसको किसी ढंग से हटाना है, ये जो भाव है अंदर, वही शांतनु जी के आवाज से निकलती है। क्या उसके लिए ओबीसी और पिछड़ा वोट? क्योंकि इससे पहले मुझे याद नहीं कि कभी वीपी सिंह की पुण्यतिथि जो है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश मिलकर मना रहे। सवाल ही ऐसा दृश्य आज तक कभी देखा नहीं गया, आज तक नहीं हुआ है। और
और अगर उनको वहां, तो आप जानते ही हैं कि बीपी सिंह की जो छवि है, वो पहली छवि तो यही थी ना कि बोफोर्स और राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़े हुए। उसमें बाद में वो भी पार्टी उसमें शामिल हुई थी उस लड़ाई में, जो आज स्टालिन की पार्टी है। उसमें मुलायम सिंह यादव शामिल हुए, 4 दल मिलकर जनता दल बनाया था। तो सिंबल किस चीज के हैं? क्या आईएनडीआईए के अंदर जो कांग्रेस ने इस चुनाव में रणनीति बनाई कि हमको अभी आईएनडीए से लेना देना नहीं है, पहले अपनी ताकत मजबूत करो, फिर बाद में आईएनडीआईए के नेतृत्व को हाथ में लेके काम करो। क्या उसके विरुद्ध यह प्रकट विद्रोह है कि केवल इस समय जो सबसे मुखर पार्टी और नेता कांग्रेस के विरुद्ध इस चुनाव में है, उनको बुला करके बीपी सिंह का महिमा मंडन करना, क्या कांग्रेस के विरुद्ध एक अघोषित विद्रोह है? ये आज की राजनीति को देखने, और कांग्रेस अगर इसको नहीं समझ रही है, इसमें मोहब्बत की दुकान यहां भी अगर उनको दिखाई दे रही है, तो फिर तो हमारे पास इसके लिए कोई मुहावरा नहीं है। तो क्या ये कांग्रेस के खिलाफ कोई विद्रोह, या फिर इंडिया अलायंस में गठबंधन में ही एक अलग गठबंधन बनाने की कोशिश है? नहीं, वैचारिक विद्रोह तो है। हाँ, वैचारिक विद्रोह बिल्कुल, ये है बिल्कुल। वो इसीलिए मैंने विषय उठाया। मैं आऊंगा इस पर संतोष जी आपके पास, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Congrats यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टुक आप देख रहे हैं, और दो टुक में विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं, तेलंगाना में प्रचार, लेकिन गठबंधन पर प्रहार, उस संबंध में हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, जैसे मैंने कहा, वो आज ये कि आज स्टालिन, तमिलनाडु में के मुख्यमंत्री स्टालिन और अखिलेश यादव VP सिंह को याद करते हुए मिले। 15 साल में VP सिंह की मृत्यु 15 साल पहले हुई थी। 15 साल में आज तक किसी को याद नहीं कि किसी ने कभी VP सिंह को याद किया हो। 15 साल बाद आज याद तो आई, लेकिन कांग्रेस कहाँ गई, ये भी बड़ा सवाल है। ये जो पूरी बैठक हुई, ये जो पूरा जलसा हुआ, कार्यक्रम हुआ, इसमें कांग्रेस नादार रही। तो क्या ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत कर दी है? क्या उसका बीज बो दिया है? संतोष कुमार जी। सर, एक बात को समझना पड़ेगा कि सभी पार्टियां अलग अलग पार्टियां हैं। अगर सबके विचारधारा मिलते एक साथ होते सारे, तो ये एक दल में बन जाते। ये बहुत दलों का गठबंधन है।
और दूसरा सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि एनडीए का स्थिति देखिए ना, वहां कौन जा रहा है, उस पर कोई सवाल आप लोग नहीं पूछते हैं। तीसरी बात, एक हमारे सर एनडीए को, एक मिनट संतोष जी, एक मिनट, आप एनडीए की बात कर रहे हैं। बीजेपी गठबंधन में जरूर है, लेकिन बीजेपी को सरकार बनाने के लिए या सरकार में रहने के लिए गठबंधन के दलों की जरूरत नहीं। लेकिन आप यानी इंडी गठबंधन जो बीजेपी को रिप्लेस करना चाहता है, उसको इन तमाम पार्टियों की जरूरत है। इस बात को समझिए, ये बात इसलिए हो रही है, इसलिए अहम है। आप लोग उत्तर प्रदेश में, अगर मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लूं, अगर 85 सीटों के अंदर उत्तर प्रदेश की सीटों के अंदर अगर अब्बास हैदर कांग्रेस को, अगर अब्बास हैदर और कांग्रेस के बीच समझौता नहीं होगा तो गठबंधन किस बात का? और अगर समझौता होगा, और अगर समझौता होना है तो अखिलेश क्यों कहा जा रहा है, चिरकुट पार्टी क्यों कहा जा रहा है? सवाल तो ये उठेगा ना, बोलिए। हाँ, जब भाजपा 2 सीट की पार्टी थी तब कोई सवाल नहीं उठता था। अरे बाबा, नहीं होता था, वो दौर गया ना। मैं आज की बात कर रहा हूं, सुनिए, मैं आपसे 1980 के दशक में डिबेट करता तो आप बोलिए कि बीजेपी को गठबंधन की दलों की जरूरत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मुझे बताइए, कांग्रेस के पास, एक मिनट, कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में, एक मिनट संतोष जी, कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कितने सांसद हैं, बताइए जरा। अरे उत्तर प्रदेश, अरे बताइए ना कितने सांसद हैं? सारी राजनीति वही हो रही है। मुझे बताइए कितने सांसद हैं, कितने सांसद हैं, है ना, कितने सांसद हैं? फिर वही बात है, मैं इंग्लिश का सवाल पूछ रहा हूं, आप संस्कृत में जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस के पास कितने सांसद हैं उत्तर प्रदेश में? मोदी जी को दक्षिण, कांग्रेस के पास कितने सांसद हैं उत्तर प्रदेश में? सर मैं वही, कांग्रेस के पास कितने सांसद हैं उत्तर प्रदेश में? मैं बीजेपी का, कांग्रेस के पास कितने सांसद हैं उत्तर प्रदेश में? सांसद से कुछ नहीं, कांग्रेस के, अच्छा, सांसद से कुछ नहीं होता, सांसद से कुछ नहीं होता, सांसद से तो फिर सर घर बैठिए, फिर सर घर बैठिए। सांसद से कुछ नहीं होता तो चुनाव के लिए इतनी मारामारी क्यों हो रही है? गजबे करते हैं संतोष कुमार जी। सांसद से कुछ नहीं होता है, सांसद से कुछ नहीं होता तो, सांसद से कुछ नहीं होता तो घर बैठिए। कितने सांसद हैं आपके उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कितने सांसद हैं? मैं आज की बात कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं। आज कितने सांसद हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में? एक सांसद है। तो इसका मतलब आपको अगर बीजेपी को हराना है तो उत्तर प्रदेश में आपको 50-60 सीटें जीतनी पड़ेंगी ना संतोष जी। बड़ा लॉजिकल जवाब दीजिए ना सर। सुनिए, मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं। आप बीजेपी को हराना चाहते हैं 24 में, आपको चाहिए ना गठबंधन मिला के 50-60 सीटें आए आपकी, चाहते हैं ना? बिल्कुल चाहिए। तो फिर उसके लिए गठबंधन आपको बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए गठबंधन में एक रहना पड़ेगा। लेकिन चिरकुट पार्टी कहकर, अखिलेश कहकर, और ये कहकर कि भैया जो है तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं, तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं, इनकी दो की हैसियत है, इन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, ऐसे करके लड़ेंगे तो जनता को क्या मैसेज देंगे आप? जो है ना वो जनता बनाएगी, किसी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। जो जनता है वो सबको मजबूर करेगी। 2 ही वोट है देश में। आपने जहां से शुरू किया ये डिबेट मैंने जहां से शुरू की थी वहीं पर आ गई। जनता बताएगी, और जनता ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आईना दिखा दिया। जनता ने तेलंगाना में मल्लिकार्जुन खड़गे को आईना दिखा दिया। और मैं जनता की बात कर रहा था, और मैं यही कह रहा था, जहां से मैंने डिबेट शुरू की थी संतोष कुमार, आप वहीं पर आ गए। मैंने यही कहा था कि तेलंगाना की जनता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ओके धनंजय गिरी, जनता तय करेगी सब कुछ, लेकिन आपके दावे भी बड़े बड़े हैं। बहुत 30 सेकंड में मैं सिर्फ चाहूंगा, आपके दावे भी बड़े बड़े। अब्बास हैदर ने कहा कि आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, और अगर बीजेपी वहां हारती है तो इंडी गठबंधन जो है वो मजबूती से साथ खड़ा रहेगा, भले ही विधानसभा चुनाव में वो बिखरा नजर आए। बोलिए जल्दी से, 30 सेकंड में। देखिए अशोक जी, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती, और इस सियासत में जो सरदारी दी है वो देश की जनता ने दी है, और देश की जनता जानती है कि उसका नेता और प्रणेता कौन है और कौन उसको सही रास्ते पर लेके चल रहा है। मुल्क आज जिस मयार पर जा रहा है, और जिस रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और जो विकास के कार्य हो रहे हैं, और जिस तरह से सबको समाहित किया जा रहा है, परिवार चलिए वो आपके दावे हैं, किसको कितना समाहित किया जा रहा है वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि अगर वो जिसका कितना विकास हुआ, कौन किसके साथ रहा, ये 3 तारीख को नतीजे आएंगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन जो है उसके INDIA के किसी भी दल का बीपी सिंह के मूर्ति के अनावरण पर प्रतिक्रिया नहीं आई है।
कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि उसको देश में मंडलवाद के सिंबल के तौर पर दक्षिण से उत्तर लाने की कोशिश है। ये ध्यान दीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये जो आज जो 15 साल बाद वीपी सिंह आए, वो दरअसल देश में मंडल 2 के शुरुआत की संकेत है, लेकिन उसमें कांग्रेस को एक तरफ छोड़कर अगर एक अलग गठबंधन बन रहा है तो राजनीति कहां जा रही है अगले कुछ दिनों में बड़ा दिलचस्प होगा। इंतजार करेंगे, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ।